Hi, welcome to the session. This is Shahid Ali and I'll be talking about previous year questions of the EPFO exam, right? चलिए स्टार्ट करते हैं बिकॉज EPFO एग्ज़ाम की अगर बात करें, एग्ज़ाम निकला हुआ है, नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी में एक चीज़ है, अगर आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस क्या आपकी, कैसे पता लगेगा जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं उसको एनालाइज कर लेंगे, उसको करके देखिए, विल गेट टू नो कि जो यूपीएससी है उसका फोकस किधर है, टिल्ट किधर और कितना इन डेप्थ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस वाज द प्रीवियस रिजल्ट, 210 सिलेक्शंस हमने दी हैं और इस बार भी वी डू वंडरफुल। सो जॉइन अस फॉर द एग्जाम एंड फॉर द प्रिपरेशन इज वेल। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द मिनिमम नंबर ऑफ members required for the registration of a trade union। अगर इस क्वेश्चन को समझें तो सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। दिस इज सिंपल ऑब्जेक्टिव, नॉट अ सब्जेक्टिव। नो अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। सिंपल से समझ लीजिए कितने हैं इसमें। ऑब्वियस है, 7 मेंबर्स। जिसको पता है वो इसका आंसर मार्क कर देगा, तो मतलब ये इजी क्वेश्चन में हम काउंट करेंगे इसको, राइट। कहाँ पे लिखा हुआ है? जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, it says कि 7 or more members of trade union may, by subscribing the names of the rules trade union and its compliance, they may apply for the registration। so अगर registration के लिए अप्लाई करना है 7 और more members होने चाहिए, right। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। it says the provision of the workers participation in management of industries is provided under article 39A, article 43, article 42, article 43B of the constitution of India। Again, it's a objective question, it's a direct question। तो फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इन डेप्थ नॉलेज नहीं मांग रही है यूपीएससी भी आपसे। अब ये कि अगर आपको पता है कि 43A was introduced later on by an amendment by in the constitution by the government of India, right? For what purpose? It is a directive principle and it has been included for allowing workers in the management, so that the workers can participate in the management। This is under article 43A, and at this time there were 3 articles। One was 39A was also incorporated in the constitution। so आपको पता होना चाहिए, right। so simple सा है। this is I have explained it in the next slide as well। it provides that state shall take steps by suitable legislation or in any other way to secure participation of workers in the management of undertaking of establishment or any organization engaged in any industry। so for industry in the management the workers must be participatory। so under which article? Under 43A। it is mandatory, it is a directive principles now, all right। then the very next question we have, what is a controlled industry। so ये again question कैसा है? simple है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है बट उतना डिफिकल्ट लेवल इसका नहीं है, राइट। सो कौन सी होती है कंट्रोल इंडस्ट्री? ऑप्शंस देख लेते, विल गेट टू नो। एन इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द यूनियन हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय एनी सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। कौन डिक्लेयर कर रहा है? यूनियन कर रही है, किसके फेवर में? इन द पब्लिक इंटरेस्ट। सेकेंड, एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट एक्सपीडिएंट टू बी द पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे यूनियन लिखते हैं, यहाँ पे स्टेट लिखते हैं। स्टेट मे बी अ स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट एज अ होल और द कंट्री, राइट। एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द म्यूनिसिपल बॉडीज, तो सारा कुछ वही है। एनी इंडस्ट्री कंट्रोल बाय द स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल एक्ट। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, बट अगर आप इसको समझें यू विल गेट टू नो इट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन, राइट। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, द कंट्रोल इंडस्ट्री मीन्स एनी इंडस्ट्री the control of which by the union has been declared by the central act to be expedient in the public interest। so it is mentioned in the Industrial Dispute Act 1947 itself। so if you have an idea with respect to this act, अगर आपने एक बार पढ़ भी लिया, go through हो गए, you will get to know this is an easy question। तो इसमें मुश्किल नहीं लगेगा आपको कि क्या समझना था, कहाँ से पढ़ना था, सिंपल दिया। और ये कुछ एक्ट हैं जो हमें पढ़ने ही पढ़ने, हम क्लास में पढ़ेंगे, जो मेरे साथ क्लास में है उनको पता होगा, राइट। वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस एक्ट्स। चलिए देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। सो दे आर द फ्यू कमेटीज जो किसी भी इंडस्ट्री में हो सकती हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ये किसकी एग्जाम्पल है इन 4 ऑप्शंस में से? सो द वेरी फर्स्ट option we have is the workers participation in the management।
कि जहाँ पे वर्कर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, द सेम थिंग वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, अभी तो डिस्कस किया कुछ पहले हमने, इन द वर्कर्स एजुकेशन स्कीम, वर्कर्स कोऑपरेटिव्स, वर्कर्स सजेशन स्कीम। अब इसको ध्यान से अगर समझो, वन बाय वन देख लेते हैं। उल्टा स्टार्ट करते हैं, वर्कर्स सजेशन स्कीम, वर्क कमेटी है, सेफ्टी कमेटी, कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी है, तो ये क्या वर्कर्स की सजेशन स्कीम हो सकती है? मे और मे नॉट, डाउटफुल है अभी, राइट। व्हाट अबाउट वर्कर्स कोऑपरेटिव, कि वर्कर्स कोऑपरेट करें। कैंटीन मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, सेफ्टी की बात हो रही है, सेफ्टी बिना मैनेजमेंट के नहीं हो सकती, तो कोऑपरेटिव वाला काम तो खत्म हो गया यहाँ पे। वर्कर्स एजुकेशन, एजुकेशन की तो बात कर ही नहीं रहे हम, तो ये भी काम खत्म हो गया, बच गए दो। अब इसको अगर ध्यान से समझें, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट ने काम करना था, क्या सेफ्टी के लिए करना है तो उसमें वर्कर्स को इन्वॉल्व किया है, कैंटीन के लिए कुछ करना है उसमें मैनेजमेंट के लिए उसमें जो है वर्कर्स को इन्वॉल्व कर लिया है, जो वर्क्स है उसके लिए कमेटी बनाई है काम के लिए, तो उसमें लोगों को इन्वॉल्व कर दिया गया। तो ये क्या, वर्कर्स मैनेजमेंट इन द पार्टिसिपेशन, तो बेस्ट आंसर जो है वो इसका ए होना चाहिए, राइट। सो ए इज द आंसर। तो दूसरे एस्पेक्ट से देखें कि यहाँ पे क्या, दिस वाज अ लिटिल बिट सब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी बट उतना नहीं है, कि अगर आप ऑप्शन को ध्यान से समझे, you'll get to know what is the best possible alternative or best possible option for this, right. The works committee, safety committee, canteen management committee are the example of joint committee where it provides a forum for employees and management to work together. So option A is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The question relating to the application or interpretation or the interpretation of a standing order certified under the Industrial Employment Standing Order Act 1946. So this is an act under which there is a standing order. Standing orders क्या होते हैं? रूल्स होते हैं बेसिकली, कि जहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि ये फॉलो कीजिएगा, अगर कोई काम होगा तो किस प्रोसीजर से होगा, उसमें रूल्स हैं बेसिकली। सो अगर कोई एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडिंग ऑर्डर या उसकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, तो कौन इंटरप्रिटेशन करेगा? इफ देयर अराइजेज एनी क्वेश्चन, द मैटर मे बी रेफर टू whom? ऑप्शन देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, लेबर कमिश्नर, लेबर कोर्ट और द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट कोर्ट। यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा आपका, वो का कोर्ट करेगा। कौन सा? जो लेबर का है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑलवेज कम विद द जुडिशियल बॉडीज, राइट। बाकियों के पास इंटरप्रिटेशन की पावर इतनी नहीं होती। अगर आप लॉ की बात करें, वहाँ पे इट इज़ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, दे हैव द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर दूसरे लॉ की बात करें तो द लोअर जुडिशरी विच वी कॉल द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, दे हैव द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे द कोर्ट रिलेटिंग टू द लेबर, इट कैन नॉट बी द कमिश्नर। कमिश्नर अपने आप नहीं कर सकता है, बिकॉज एज अ कमिश्नर ही इज नथिंग, ही व्हेन ही कैन इंटरप्रेट an order or a law when he is there in the court. Tribunal the quasi judicial bodies, so they may not have that much power. So best is the labor court. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यू कैन सी द एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन और द एप्लीकेशन of the standing order under Act 1946 may be referred to the labor court constituted for this purpose, and his decision shall be final and binding on all the parties, right? Let's move on to the next question, and the question we have is a union whose membership may cover workers employed in many industries. This is something strange. A union whose membership may cover workers. So who can participate in that union? Workers in many industries, employment and crafts. Such union is known as, so what kind of union it may be? It cannot be an industrial union, because in industrial union there will be no like the craftsmen, right? Industrial union, it cannot be only the craft union. What about general union? What about the regional cum industrial labor union? Region cum industry, it is talking about some region area, so it's not area specific, we are talking about the industry. So various sectors of industry, employment, so it must be the general union which covers in general all the members from different groups, like from the person who are craftsmen, from the person who are employed in an industry, who are doing some other employments. So this must be a general union. So अगर ऑप्शंस देखें थोड़ा आइडिया लगाया जा सकता है, वैसे अगर पढ़ेंगे तो दिस इज अगेन इजी क्वेश्चन है, लेवल उतना नहीं है। इसका मतलब ईपीएफओ की अगर बात करें उसमें जो पार्ट है
विद रिस्पेक्ट टू द लेबर लॉज, इट इज़ नॉट एज डिफिकल्ट जैसा समझा जाता है, बिकॉज जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है पीएफओ की, तो वो इतनी नहीं है कि आपको उतने लॉ की नॉलेज होनी चाहिए. वो आपको while working in the organization you will get to know about all the legal formalities, about the legalities and the laws. तो पहले वो जानने की जरूरत नहीं होती है. Right? So general union is a trade union called labor union in American English, which represent workers from all industries and companies rather than just an organization. All industries and companies, not from in one organization, particular sector, as the craft union, industrial union, right? If the union is from the industry, it is industrial union. If the union is of craftsmen, it is termed as the craft union. On the other hand, the general union, it differs from the union federation or the trade council, right? Who among the following can be appointed as the chairman? This is the next question. Who can be appointed as the chairman of the Central Advisory Board, which is constituted by the central government under the Minimum Wages Act? So Minimum Wages Act के लिए इन options में से who can be appointed as a chairman? For that matter, that must be one of the independent members of the board. Simple direct question है और ये इसका आंसर होगा not the employer's representative nor the employee's representative or functionary of the government. No, an independent member of the board. So this is the right answer. An independent person not exceeding 1/3 of its total number of members. One of such independent person shall be appointed the chairman of the board by the central government. ये याद रख लीजिएगा. So central government appoint करेगी. All right. So next question देख लेते हैं. Next question क्या कहता है? तो मतलब difficult level के questions नहीं हैं यहाँ पे. Which one of the following comes under the state list? Under the 7th schedule of the Constitution of India, there are 12 schedules you must be knowing, and under the 7th schedule talks about 3 list, means it specifies or it explains the division of power between the center and the state, and it comprises of 3 lists. One is the state list, another is the union list, and next is the concurrent list. So state list, it contains the subject on which only the state government has the power to enact a statute or make a law, while union list contains subject on which only and only the union government can make law, while the concurrent list is the list, it has certain subjects on which both the government, the union as well as the state government, they both have powers, equal powers to enact a law, to constitute, to draft legislation, right? And the question is, which of the following is covered in the state list? So this is a direct question, but it is not an easy question because the list is a long list. There are more than 60 subjects in the state list, more than 90 subjects in this union list. So it's a big list basically. It's difficult to recall all the subjects. So यहाँ पे आपको idea होना चाहिए. Relief of the disabled and the employable, unemployable, this is covered in the state list, not the labor and the safety mines. This is by the state, central supply and the distribution of salt, social security and social insurance. This is covered by the central list. So relief of the disabled under the state list of the 7th schedule. This is covered under this, right? So option is A. Now let's understand the next question. It says, the assumption that man is selfish. Everybody knows that man is selfish, but there is a theory in the industrial relations. It says the man is selfish and self-centered and always try to achieve his own ends even at the cost of others. So it is the theory of labor welfare, but which of the following is the theory which explains this? Either the placating theory, either the police theory, the religious theory, or the philanthropic theory. सिंपल है, इसका कॉन्सेप्ट भी जाइए. अगर आप बात करें, इफ़ यू डिस्कस द रिलीजियस, इट सीज गुड एंड बैड डीड्स, एक्शंस एंड देयर रिएक्शंस. उस तरह से देखते हैं, आज अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा फल मिलेगा. आप आज अच्छी जगह पे हैं क्योंकि आपने पहले अच्छे कर्म किए. कुछ रिलीजियस थ्रू इसकी बात करते हैं. फिलंथ्रॉपिक की जो फिलंथ्रॉपिक एक्ट्स हैं, वेलफेयर के एक्ट्स हैं, वो कीजिए. तो उनके अकॉर्डिंग आप लेबर वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हैं, तो देयर इज एन एक्ट ऑफ फिलंथ्रॉपी. सो बट पुलिस जो थ्योरी है,
पुलिस थ्योरी मीन्स डंडा, डंडे से करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि कोई बंदा काम नहीं करना चाहे, आपको डंडे से करवाना पड़ेगा, उसका मतलब यही है। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सो सिंपल आंसर इज द पुलिस थ्योरी, पुलिस थ्योरी। एंड एज पर दिस थ्योरी मैन इज सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, उसको डिसिप्लिन बनाने के लिए, उसे काम करवाने के लिए आपको पावर यूज करनी पड़ेगी, अथॉरिटी यूज करनी पड़ेगी। एवरीबडी इज लेजी बाय नेचर, ऑलराइट। So this is the police theory which I have explained here, and you can read it in the PPT which I have attached with this video. All right. So let's move to the next question we have. So the question is, for the first time in India, medical benefits, mind it, as a non-cash. This is the second keyword which you need to remember. So medical benefit, non-cash benefit was provided under. See, medical benefits can be provided a number of ways, either the cash or through the medical insurance. But if the industry is providing medical insurance or the medical benefits but not giving any cash, so it must be covered under which? The State Insurance, ESIC, Insurance Act 1948. Neither the factories nor the maternity benefit or the mines. और वैसे ही अगर आप इसको समझें ध्यान से और ऑप्शन को देखेंगे, यू विल गेट टू नो कि दिस कैन नॉट बी नॉर दिस, कि माइंस एक्ट, नो, माइंस एक्ट तो खाली अकेला नहीं होगा, मैटरनिटी बेनिफिट की बात हो रही है, यहाँ पे फैक्ट्री की बात हो रही है। सो जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम है उसके तहत हो सकता है, तो जो एक्ट है उसमें ये कवर होगा। एंड दिस इज द बेसिकली द आंसर। सो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर वर्कर्स, जिसमें ये सारा कवर होगा। All right, and it also provides medical care to workers and their families, medical care without giving them cash, non-cash benefits. और इंश्योरेंस में यही होता है, इन द हेल्थ इंश्योरेंस और इन द मेडिकल इंश्योरेंस, once you pay the premium, then you are entitled for getting relief, for getting medical benefits. You need not to pay. और जो भी आपका मेडिकल इंश्योरेंस का अगेंस्ट कुछ होगा, लाइक द ट्रीटमेंट, दैट वुड बी कैशलेस। सो कैशलेस ट्रीटमेंट इसमें कवर्स होते हैं, राइट। चलिए, दैट्स ऑल फॉर नाउ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।